सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल MMLG पे आपके साथ फिर एक अच्छी वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। ब्रीड वैल्यू, बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किए ब्रीड वैल्यू क्या होती है। ब्रीड वैल्यू से पहले हम इस देश के नागरिक हैं, किसान हैं, तो उसमें कुछ और भी मैं अपनी विचारधारा आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरी बातों से मिर्ची भी लगेगी, पर उस चीज़ की कोई मुझे फिक्र नहीं है। तो जो 2-3 दिन से आप जो ड्रामा देख रहे हो, हर दुकान पे, हर घर पे, हम कल सिटी में गए तो हर दुकान के ऊपर झंडा लगा हुआ है। कितनी मनी ऑफ वेस्टेज उससे हुई होगी। धर्म के नाम पे हमारे को लड़ाया जा रहा है, भाई को भाई का दुश्मन बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा धर्म मैं बोलता हूँ इंसानियत का है। और जो मुझे सॉन्ग बार बार बोलता हूँ, हिंदू ना बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो आप खुद अपने ईमानदारी से बताना कितने लोगों को इससे आपका रोज़गार मिला होगा, या कितने लोगों को रोज़गार मिला है। रोज़गार मिलना तो दूर की बात, ये इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में जो भी ये इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है, ये हमारे आम नागरिक को इसका भुगतान करना पड़ेगा। उसमें आप भी उसके शिकार हो गए, मैं भी उसका शिकार हूँगा। वो कहीं पे भी किसी भी चीज़ का भाव बढ़ा के या किसी भी टैक्स के रूप में, जहाँ पे 1500 का टैक्स कटता था, आज वहाँ 20-20 हज़ार रुपये के किसी भी का चलान कटना या टैक्स के रूप में हमारे से वसीला जाता है, जो कि सरेआम डाका है हमारे साथ। ये कह सकते हैं आम आदमी की जेब पे डाका। तो इन चक्रों में न पड़ के न धर्म की लड़ाई, जाति पाति की लड़ाई, इससे ऊपर उठ के न सबसे पहले हमारे अंदर नैतिकता और राष्ट्रीयता का हमारा जो धर्म है, राष्ट्र के प्रति समर्पण। यदि किसी भी फैमिली के अंदर, यदि एग्जाम्पल दूँ, एक परिवार के अंदर 4 भाई हैं, जैसे हम 4 भाई हैं, और वहाँ पे एक दूसरा ये समझता है कि मैं ही पावरफुल हूँ, तो वो उसकी भूल होती है, वो मूर्खता होती है। या किसी को एक को आप दबाओगे, फॉर एग्जांपल मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे ब्रदर मुझे दबाते थे, मैं उतना ही एग्रेसिव रूप में होता था। और समय बीतता गया हर चीज़ का, जैसे ही जब उनकी आँख खुली, हाँ बाद में तो उनको पता चला हाँ ये बराबर का हिस्सेदार था। जब पावर में होता है बंदा, बड़ा भाई जब पावर में होता है, तो छोटे सोचता है कि मैं ही पावरफुल हूँ और ये सब कुछ मेरा ही है। तो वहाँ कहीं न कहीं छोटे के जो अधिकार होते हैं उनके साथ में छेड़खानी होती है, उनको दबाया जाता है। तो उसको उल्टा उससे देखें, यदि उसी छोटे भाई को यदि प्यार से दुलारा जाता है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, तो उस घर के अंदर बड़ा अच्छा संगठन रहता है और वो घर लंबा चलता है। तो इसी तरह जो हमारा देश है वो भी एक घर है। यहाँ पे हर धर्म के आदमी की रिस्पेक्ट की जाए, या हर धर्म की रिस्पेक्ट की जाए, मैं कहूँगा, तो देश उतना ही मजबूत होगा। और यदि धर्म के नाम पे लड़ाया जाएगा तो देश उतना ही कमज़ोर होगा। कहीं न कहीं हम उस सामने वाले बंदे की जो आस्था है उस देश के प्रति, और वो अपने उसके धर्म को ठेस पहुँचाएंगे, तो उसको अपने धर्म के लिए उस राष्ट्र से ही दुश्मनी हो जाएगी। यानी कि वो अपने देश में रहते हुए भी उसको लगेगा कि मेरे जो अधिकार उनका शोषण हो रहा है। लाइक मी, जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल दिया मैंने, कि लगता था मेरे अधिकारों का शोषण होता है, मैं भी तो इस घर का हिस्सेदार हूँ, तो बड़े वाला मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। तो उस टाइम को समझते समझते बहुत टाइम लेट हो गया। और अब जब बड़े हो जाते हैं, पंख लग जाते हैं, अपने अपने जब रास्ते चुन लेते हैं, तो आज वही जो भाई मेरा शोषण करता था, आज वो शोषण तो दूर की बात, 2 मिनट पास बैठने के लिए तरसता है, काश मैं इसके पास 2 मिनट बैठ जाऊँ और ये मेरे से बातें कर लें। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारे राष्ट्र को ऐसे लोग कमज़ोर कर रहे हैं, धर्म जाति पाति से ऊपर उठ के अपना सोचिए कितने ये कभी रोज़गार की बात क्यों नहीं करते। आप डेली एक हम यूट्यूब देखते हैं तो उसके बीच में भी एक ऐड आती है, 180 करोड़ हिंदुस्तानी, 180 करोड़ गरीब हिंदुस्तानी अब नहीं सोएंगे भूखे। गरीब हिंदुस्तानी यानी कि 180 करोड़ लोग इन्होंने गरीब बना दिए।
और वो बोलते हुए अपनी ये शान समझते हैं, शर्म नहीं आती इनको इस बात के लिए कि मेरे देश का जिसमें 2 अरब की आबादी, उसमें से 180 करोड़ लोग गरीब हो गए और उनको फ्री में बिला अनाज दिया जाएगा, वो भूखे नहीं सोएंगे। तो ये उल्टा, और लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं। ये कभी ये क्यों नहीं कहते कि हम 80 करोड़ लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराएंगे। तो ये मेरा जो पेन होता है वो मैं शेयर कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगेगा जो राष्ट्र के प्रति अपनी विचारधारा अच्छी लगते हैं, और जो किसी भी सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं या किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं उनको ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन रियल में जिनको बुरी लगती है वो लोग देश के हिस्से नहीं है, देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो चलिए, ये एक पार्ट था। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ब्रीड वैल्यू। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि अभी जो मैंने लारा बुल की वीडियो बनाई थी कि ब्रीड वैल्यू जांच कराएं, टेस्टिकल दिखाएं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उसकी माँ के 19.5 किलो दूध है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है उस भैंस की और उस बुल की कि वो उस माँ का बेटा है। एक बात, ये ब्रीड वैल्यू वो चीज़ है जो मैं आपको आज से पहले 100 बार बता चुका। बड़ी साइंस की बात है, टेक्निकली आप ध्यान से सुनना इस वीडियो को। एक बार समझना है तो 2 बार। 2016 में बहुत सारे भाई जो सुरेंद्र सांसनीवाल के चैनल को जो फॉलो करते हैं, 2016 में एक वीडियो बनी थी उसके चैनल पे। तो मैंने उसमें एक मेरी नूरी नाम की ईफर थी। ये मैं आपको ब्रीड वैल्यू समझा रहा हूँ, अगर ये सोचो वैसी स्टोरी बता रहे। ब्रीड वैल्यू जो कि सिर्फ आपको एक नए नाम के साथ कंफ्यूज किया जा रहा है, तो आपको डिटेल में समझा रहा हूँ ब्रीड वैल्यू। तो नूरी जो कटड़ी थी उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि उसकी जीभ लाल है। नूरी की माँ गिन्नी मेरी बफेलो होती थी, गिन्नी की जीभ नीली यानी कि काली आसमानी कलर की जो जीभ होती है वो थी गिन्नी की। और जो नूरी का बाप था डबलू, उसकी जीभ भी काली थी। बट जो डबलू की माँ थी मेरी रानी बफेलो, जो मैं चरखी दादरी से जीवन के पास से लेके आया था, जिसमें 27.5 से 28 किलो दूध 2012 में था, अपने आप में वो वंडरफुल बफेलो थी उस टाइम की। तो उस रानी की जीभ लाल थी, बुल की काली, गिन्नी की काली, उनकी बेटी की लाल। तो ये क्या है ब्रीड वैल्यू। मैं जो बार बार आपको बोलता हूं, बुल का क्या, बुल तो कभी दूध नहीं देता ना, बुल अच्छा बुल जिसकी सुपीरियरिटी अच्छी होती है। ब्रीड वैल्यू मीन्स सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी का नाम ही ब्रीड वैल्यू। एक नया नाम दिया इसको। कान को आप ऐसे पकड़ो या कान को ऐसे घुमा के पकड़ोगे तो क्या होगा, आपको तकलीफ होगी। तो तकलीफ का मतलब आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। आप सोचोगे कान पकड़ पाऊंगा या नहीं। कुछ लोग कान पकड़ लेंगे, कुछ से नहीं पकड़ा जाएगा। फ्लेक्सिबल जो रामदेव के चिल्लों में लगे वो तो कान पकड़ लेंगे, किधर से ही पकड़ लेंगे, लेकिन वैसे बहुत कम होते हैं। तो ये वही सुपीरियरिटी है। मैं मेरी बहुत सारी पहले वीडियो में जो बोल चुका, सुपीरियरिटी बुल के अंदर 2 चीज़ होती हैं, सुपीरियरिटी और मोटिलिटी। तो ये सुपीरियरिटी का ही दूसरा नाम ब्रीड वैल्यू है। क्लियर कर दूं आप लोगों को। तो जो बुल अपनी माँ के ज़्यादा से ज़्यादा जीनोम ट्रांसफ़र करे, यानी कि माँ की फोटोस्टेट कॉपी आगे पैदा करे, उसको बुल की सुपीरियरिटी बोलते हैं। और यही बुल की ब्रीड वैल्यू है। हमने प्रैक्टिकल किया है ये सब अपने फार्म पे। आप लोगों ने आज सुना तो आपके लिए आज नई बात होगी, जब जागे तब सवेरा, ये वही बात होगी। और हरियाणा का एक चुटकुला है बहुत पुराना। एक कोई देसी ग्रामीण बुजुर्ग बारात में चला गया और बारात किसी खाते पीते फैमिली की थी, अदरवाइज तो अपने घर के लोकल आदमी खाना खिलाते थे। और उसमें वेटर वाटर थे। तो एक वेटर पानी का गिलास वाटर लेके ऐसे घूम रहा, जल्दी 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 लो जल्दी। तो बुजुर्ग ने सोचा जल्दी क्या बीमारी होती है भाई, तो नया सौदा सुना।
तो ताऊ ने बड़ा झपट्टे में गिलास पकड़ा और जैसे ही देखा, अरे भले तो निराए पानी है। तो ये ब्रीड वैल्यू भी वही बात है, सेम, ये सुपरियरिटी है। क्लियर होगी आपको बात। तो जो बुल अपनी माँ के, जैसे वो डब्लू की बात बताई, तो मैंने ठोक की बोल दिया था सांसनीवाड़ की जो भाई की जो चैनल पे उस वीडियो में, यदि ये मेरी नूरी ठीक ठाक रहती है तो पहले लैक्टेशन में 18 से 20 किलो दूध देगी। आज वो वीडियो रिप्लाई करके देख लियो, क्योंकि वीडियो कभी डिलीट नहीं होती और मैं मेरे मुंह से जो बात बोलता हूँ कभी भूलता नहीं हूँ। तो क्यों बोल दिया मैंने ठोकी ने, जिसकी दादी यानी कि बुल की माँ 27-28 किलो दूध पे पहुंची है थर्ड लैक्टेशन पे, तो नो डाउट उसने फर्स्ट लैक्टेशन पे 20 किलो दूध दिया होगा, 20-21 किलो। तो उसकी कटड़ी सेम कॉपी है तो वो भी 20 किलो दूध देगी। क्यों? एज वेल एज चली गई। बट वहां पे क्या हुआ, उस नूरी के साथ ट्रेजेडी होगी। वो लोहा खा गई थी और अनमैच्योर डिलीवरी हुई उसकी 1 महीना पहले, और काविंग से 2 महीने पहले बुखार रहा उसको। जैसे ही मैंने उसका एक्सरे सीटी स्कैन करवाया तो उसमें लोहे की प्रॉब्लम आ गई, और उस दौरान उसका हम ऑपरेशन नहीं करवा सकते थे, भाई डिलीवरी के बाद करवाएंगे। उसी वजह से वो 1 महीना पहले डिलीवरी कर गई, और 1 महीना पहले डिलीवरी करने से पहले डेली बुखार रहता था, तो वो सिर्फ 10% चारा खाती थी, जिंदा रहे इतना। डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद भी वो उतना ही खाती रही, थोड़ा थोड़ा, और उसके अंदर भी आज वो नहीं है मेरे साथ वो कटड़ी। 1 महीना के बाद वो रात को 12 बजे कलकत्ता से कोई बंदा मेरे पास आया हुआ था, और वो रात को बहुत हार्डली क्राइंग करके चिल्ला के ने 5 सेकंड के अंदर वो ऑफ होगी। उस हालात में बगैर खाएं वो 8 से 9 किलो दूध देती थी वो नूरी। यदि वो परफेक्टली टाइम पे काविंग करती, सही रहती, तो वो नो डाउट 20 किलो दूध देती। क्यों? क्योंकि वो सेम अपनी ग्रांड मदर पे थी। तो ये होती है ब्रीड वैल्यू। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। कुछ भाइयों को सीमन बेचने वालों को पीछे, जब मैंने जयसिंह सोर की भाई के घर पे जाके उसके फार्म पे एक वीडियो बनाई थी, और जो रेड जीभ का बुल था, तो उसका मेरा आकलन क्या था, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में जो 10-15 भैंसें देखी हाई इल्डर, वो हमारे गांव के संजय कोच ने भी अपना फार्म चलाया है, रेसलिंग करते हैं साथ साथ में। उनके फार्म पे भी 2-4 भैंसें ऐसी आई जो लाल जीभ थी, 25 प्लस की रही हैं। मेरे पास भी और भी मैंने भैंसें देखी। तो वो जो हाई इल्डर भैंसें देखी हैं उनकी मोस्टली की हमने जीभ लाल देखी विदाउट बुस्टिन। तकलीफ आज बुस्टिन वालों को है। वो दूध विदाउट बुस्टिन का बोल रहा हूं, 25-26 किलो 27 किलो जो देती थी। तो जो लाल जीभ का कटड़ा आया जयसिंह सुरकी की भैंस के नीचे, तो वो मेरा 23 साल का तजुर्बा ये बोलता है कि कहीं न कहीं उसकी माँ की जीभ लाल रही होगी और वो अच्छे खानदान से पैदा रहा होगा। गंगा सुरकी का जीभ लाल नहीं है। गंगा सुरकी हाई इल्डर नो डाउट अच्छे दूध की भैंस है, और वो बुल भी कहीं अच्छे दूध की भैंस का बेटा रहा होगा, यानी कि उसके अंदर अच्छे खून उसकी नसों में दौड़ रहा है, और वो जो उसकी आएगी ब्रीड वैल्यू सुपीरियरिटी, उससे हम उम्मीद करेंगे वो बहुत अच्छी आएगी। ये मेरा तजुर्बा बोलता है। इसीलिए मैंने उस बुल के बारे में बोला था, लाल जीभ का बुल है तो इसके जो चांसेस है दूध देने के वो और बुलों के अपेक्षा बढ़िया रहेंगे। 2-4 दिन के बाद ही किसी भाई को मिर्ची लगी और वो बोलता है ये मलिक तो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ये आज लाल जीभ को बोल रहा है कि ब्रीड के अंदर दूध ज़्यादा देती है, जो लोग अपनी इच्छा से बना लेते हैं। तो ऐसे मिर्ची लगने वालों से हमें कुछ लेना देना नहीं। वो नया बोला मौलवी अल्लाह अल्लाह पुकारे, वो कल के बंदे 4 साल सींग के तेल लगा की भैंस के तेल मालिश ठोकने से ब्रीडर नहीं होता। कुछ तो गोड पैदा करता है और कुछ बंदे के अंदर डेडिकेशन होता है जो हमारे अंदर कूट कूट की भरा हुआ है। तो ये होती है ब्रीड वैल्यू। आज सरकार ने उसके ऊपर, अभी नहीं ये पहले भी था जो बुल की, बट रियली में आज भी उसको ऊपर हम जो उसकी सुपीरियरिटी चेक करते हैं, सुपीरियरिटी का या ब्रीड वैल्यू जो चेक करते हैं, वो क्या देखते हैं बुल के अंदर कि इसके अंदर माँ के जेनेटिक जो ब्लड है उसके गुण हैं वो कितने हैं।
ऐसी टेस्टिंग है जिनसे पता चल जाता है कि इसके अंदर बाप के कितने % खून है और माँ का कितने % खून है। माँ का ज़्यादा परसेंटेज में है तो उसको बोलेंगे इसकी ब्रीड वैल्यू अच्छी है। वो 3 इडियट वाली बात आ जाती है मेरे ध्यान में। जब वो प्रोफेसर आमिर खान से पूछता है, कुछ युवा चेहरे उन्होंने ज़रूर 3 इडियट देखी होगी, मैंने पिछली वीडियो में बोला था आपको वो देखनी चाहिए, क्योंकि मैं भी बेसिकली अपने एक्सपेरिमेंट पे काम करता हूँ और सीधे लहजे में समझाता हूँ आप लोगों को। मैं कभी गुमराह फिरा की बात नहीं करता। जो अभी ये ब्रीड वैल्यू नया शब्द आया तो आपको लगा ये बात, अब आपको लगेगा ये तो मलिक हमारे को 10 साल से बता रहा है बुल की सुपीरियरिटी, बुल की सुपीरियरिटी। मैंने मेरे बुल की जुलाई में एक वीडियो डाली थी, उसमें भी बोला था कि इस बुल की सुपीरियरिटी बहुत ज़्यादा है, ये इसके बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो भी उसकी फीमेल आई वो बहुत बेटर आई। अभी प्रोडक्शन तो 2 साल में बाद पैदा होगी, लेकिन देखने में हाव भाव से पता चलता है कि उसकी ब्रीड वैल्यू बहुत अच्छी है। दैट इज सुपीरियरिटी एंड ब्रीड वैल्यू आर सेम। ये दोनों ही एक आदमी के 2 नाम हैं। आपको सिर्फ कंफ्यूज किया जा रहा है। लोग सुर्खियां बटोरने के लिए कोई नया शब्द लेके आते हैं। तो ये वही बात है जो मैं पहले आपको मैनी टाइम बता चुका। तो उस बुल में बताया, कई बहसों में मैंने बताया कि ये सुपीरियरिटी होती है। जैसे ही उसके ब्लड से पता चल जाएगा कि इसमें माँ के खून के कीटाणु ज़्यादा हैं, इसी तरह हम अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं उसके जो मदर के ऊपर उसके करैक्टर ज़्यादा है तो ये बेटर रहेगी। तो ये चीज़ें कब आती हैं? जब आप इसके अंदर बड़े डेडिकेशन के साथ आपने इसको वक्त दिया हो, टाइम दिया हो। इस ब्रीड के ऊपर वैसी जोकली मैंने मेरे एक अच्छे फ्रेंड साइंटिस्ट, ओल्ड साइंटिस्ट के पास कॉल किया कि एक नया मसाला क्या आ गया, ब्रीड वैल्यू। तो उसने कहा कि क्यों मलिक साहब मजाक करते हो और आपको सब पता है। मैं नहीं, मैंने तो सुना ही पहली बार है। और यूट्यूबर भाई के पास भी मैंने कॉल किया, अरे भाई मुझे भी समझा दो ये ब्रीड वैल्यू क्या होती है। उस टाइम पे मेरे पास एक यूट्यूबर भी आया हुआ था, तो फ्री हैंड फ़ोन करके बोला भाई साहब हमें तो पता नहीं जो। तो ऐसे ही बात को हम आगे प्रमोट कर देते हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक होते हैं। ये ऐसे शब्द ढूंढने के लिए, अपने आप को पेश करने के लिए तो लोग ऐसा मसाला ढूंढते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना जब आया तो एक बहुत बड़ा गेम प्लान था। क्या उसकी लास्ट स्टेज क्या थी? क्योंकि आपको कोई बड़ा गेम खेलना है ना, तो उसके लिए ड्रामा भी बड़ा करना पड़ता है। तो उसके लिए WHO का इतना बड़ा गेम प्लान था। कुछ जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पैसे वाले आदमी हैं, WHO उनके अधीन होकर जो काम कर रही थी, उसके ही सिस्टम से वो इतना बड़ा शोर शराबा था। और वो हमारे देश में क्यों इतना रोड़ा था? और देशों के जो जितने भी एडवांस कंट्री हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान तो एक दिन भी बंद नहीं हुआ। क्या वहाँ कोरोना नहीं आया था वहाँ पे भी? क्योंकि लोग वहाँ के स्मार्ट हैं। तो सबसे बड़ा प्लेटफार्म इंडिया था, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री। यहाँ पे वैक्सीन सेल करनी थी। उसका लास्ट स्टेज था ड्रामे का। पहले लोगों को पैनिक करो, डर बिठाओ, फिर वो इतने डर जाएंगे, वो ये ढूंढेंगे अरे इसका कोई सॉल्यूशन मिल जाए तो मौज हो जाए, चाहे सारी जिंदगी का पैसा इसके लिए लग जाए, जिंदा तो रहेंगे। इतने पैनिक हो गए लोग। और फिर खुद भाग भाग के लोगों ने वैक्सीन। मैं कोरोना का पेशेंट हुआ और लास्ट स्टेज से आया, 37 मेरी ऑक्सीजन बची थी, लेकिन कभी भी पैनिक नहीं हुआ मैं। और डॉक्टर ने मेरे को सीधा बताया आप अपने आपके दिमाग ने आपको बचाया है। मेडिसिन काम जब करती है जब आप खुद उसके प्रति ये मानते हो कि कुछ भी नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। गॉड का आशीर्वाद आपके ऊपर है और आपके अंदर जज्बा है, कुछ भी आप कर सकते हो। वही मैंने किया। आज तक मेरे परिवार में हमने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। और ये नहीं हम कभी वैक्सीन कोई भी लगवाएंगे नहीं लाइफ में। वैक्सीन हमारे को कमज़ोर बनाती है। कितनी वैक्सीन लगवाएंगे? 2 साल बाद से कोई और इसका कोरोना का भाई आ जाएगा, 4 साल बाद से एक कोरोना का। हम तो डम्मी हो गए वैक्सीन पे वैक्सीन। हम क्या प्लेटफॉर्म है किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने के लिए? तो वो वैक्सीन बेचने का एक साधन था। और मेरी बातों में आपको 1% भी कहीं लगे रोंग हूं तो डॉक्टर दीक्षित जो माननीय देश के दूसरे भगत सिंह थे स्वास्थ्य के प्रति, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, उनको सुन लेना आप यदि मेरी बात पे डाउट हो तो। ये बात 100% सत्य है। इसी तरह
जो ये शब्द ब्रीड वैल्यू के लिए आए जाते हैं, ये उन लोगों द्वारा लाए जाते हैं नए शब्द, नए सिस्टम के साथ, जो 4-5 साल से बूस्टिन वगैरह लगा लगा के इन्हें अपनी भैंसों का मोर एंड मोर मिल्क 35 किलो, 36 किलो, 37 किलो जो दिखा रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते थे मलिक साहब यदि बूस्टिन लगा रहे हैं तो ये क्यों लगा रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। मैं कहता था इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा, इनका प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं ये। वो प्लेटफॉर्म का रिजल्ट कब आएगा, जैसे वैक्सीन कोरोना की बेचनी थी, इसी तरह आज वो ड्रामा कब फिनिश होगा। अभी उनको क्या है, अपने सीमन सेल करने हैं मार्केट में, ये था उसका एजेंडा। तब लगा आपको कोई जानेगा ही नहीं। गांव में आप किसी ऐसे कोने में, ऐसी गली में यदि दुकान खोल लोगे जहाँ पे कोई आदमी घुसता ही नहीं, तो वहाँ कस्टमर कौन आएगा। लोग नुक्कड़ पे, बस स्टैंड के सामने वाली सिटी में देख लो, गांव में देख लो, बस स्टैंड वाली जगह महंगी होती है, कोर्ट के आसपास की लैंड महंगी होती है, एयरपोर्ट के आसपास की महंगी होती है लैंड। क्यों? हॉस्टल के पास लैंड महंगी होती है, वजह रोड के पास महंगी क्यों? वहाँ पे भीड़ रहती है, और जहाँ से भीड़ का आवागमन होगा वहाँ पे आपकी फेम जल्दी होगी, अनचाहे आदमी भी वहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि उसको तो वहाँ आना है। इसी तरह अपनी पहचान बनाने के लिए जैसे तैसे, बाई हुक और कुक, जैसे तैसे अपने आप को पहले पेश करो, फिर अपनी मार्केट उतार दो। लेकिन वो साफ सुथरी उतारोगे जब ही मार्केट में बंदा कामयाब होगा। अभी बूस्टिन की यदि हम बात करें तो उसमें कितना वो लोग बड़े पोलाइटली तरीके से बोल देते हैं, जब मेरे जैसे सामने आता है तो बोला आप 35 में से 5 किलो घटा लो, 30 कर लो। अब 30 कैसे कर ला, जब भैंस की एबिलिटी 18 किलो की है और फर्स्ट ईयर उसको 18 किलो का हमने बूस्टिन लगाया और बैकअप उसने दे दिया 7 किलो का, 25 पे चली गई। अगले साल फिर बूस्टिन लगाया, एबचुअल होगी वो, 5 किलो फिर जंप कर दिया, 30 पे चली गई। तीसरी बार ब्याई, फिर बूस्टिन लगा दिया, 35 किलो पे चली गई। अभी आप खुद फार्मर समझदार हो, बताओ हम किसको मानना, कितना घटावा, 2 किलो घटावा, 5 किलो घटावा या 10 किलो घटावा। यहाँ तो 17 किलो घटाना पड़ेगा। 35 किलो बूस्टिन से दे रही है, एक्चुअल में 18 किलो, तो 17 किलो, तो आपको 18 किलो की भैंस का सीमन दिया जा रहा है। वो आपका काम है, लो ना लो। मैं किसी को नहीं कहता कि आप ये लो। मेरे पास डेली कॉल आते हैं, किसके सीमन का बुल यूज करा। क्यों भाई, मैं किसी का बिचौलिया हूँ कि सीमन को आप यूज करो या इसको ना करो? मैं किसी को नहीं कहता, आप खुद डिसाइड करो। ये वीडियो किस लिए बनाई जाती है, ताकि आप तक साफ सुथरा मैसेज पहुंच जाए, आप खुद फैसला करो किसका सीमन यूज करा और किसका नहीं करा। आज एक ही मेथड है, बूस्टिन और नॉन बूस्टिन। बूस्टिन वाली 50 किलो भी देती है तो 0 सीमन है भाई, और नॉन बूस्टिन वाली का 20 किलो भी है तो खरा सोना है। तो अब फैसला आपके हाथ है, और आपको पता चल गया होगा कि ये ब्रीड वैल्यू क्या है। ये ब्रीड वैल्यू है जो साइंस की बात है, जो मैं आपको बताता रहा। आज आपको 3D वाली बात वो फिर मैं बताता हूँ। प्रोफेसर उसको बोलता है, ये उसने सीधे शब्दों में बता दिया कि ये मशीन है और ये काम करती है। तो वो व्हाट इज ये, कैसे आपको समझ पाओगे? पर उसको जब प्रोफेसर ने को कंफ्यूज कर दिया तो बोले ये क्या लहजा है। वो बोलता है मैंने सीधा समझा, जब आपको समझ में आई को नहीं, ये आप बड़े तरीके समझा तो आपके को नहीं आंदी। तो ये तो समझाना तरीका होता है। मैंने आपको पहले ही चैनल स्टार्ट किया तब कहा था, जो बंदा मेरे चैनल को फॉलो करेगा और हर वीडियो को सही से देखेगा, स्किप करने वाले जो बड़े बेशरम किस्म के आदमी हैं, वही वीडियो आज डाली बने। और आज 2 घंटा पाछे कोई कॉल करे, बोला मैं सारी वीडियो आपकी देखता हूँ, ब्रीड वैल्यू क्या होती है, तो वो बेशर्मी तो है, उसने वो चीज़ देखी है को नहीं, स्किप कर दी। अभी मैंने लारा बुल की वीडियो डाली, पकड़ा गया चोर मौके पे, बोला जी आप ओनर का मोबाइल नंबर तो लिख देते इस पे। उस मूर्ख ने वो वीडियो जहां ओनर का नाम आया वहां से स्किप कर दी, तो पकड़ा गया ना। अरे मां मूर्ख, वीडियो को स्किप नहीं करता ना तो तेरे को पूछना नहीं पड़ता, ओनर का नंबर उसके अंदर है। और ऐसे ही चोर मौके पकड़े जाते हैं कि आपका पता चलता है कि आप वीडियो को स्किप करते हो। ये टाइम पास के लिए नहीं है, नॉलेज के लिए है। लो तो मर्जी, ना लो तो आपकी मर्जी। धन्यवाद। आगे फिर आपको एक वीडियो के साथ हाजिर होंगे।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।